नमस्कार श्रोताओ, आप सुन रहे हैं सुनो जिंदगी एहसास के अनकहे पन्ने। मैं हूं पूनम कासलीवाल और आपका हार्दिक स्वागत करती हूं मेरे द्वारा लिखे गए उपन्यास रुके रुके से कदम के अगले अध्याय में। तो पिछले अध्याय में आपने सुना कि मेधा की जिंदगी में कुछ नई मुलाकातें और बदलते रिश्तों से एक नई उम्मीद जाग रही है। लेकिन क्या यह नई शुरुआत उसकी राह आसान बनाएगी या उसकी जिंदगी के सामने कोई और परीक्षा आने वाली है? इस उपन्यास को स्वर दिया है मैंने तथा इसकी संगीत संकल्पना और कलात्मक प्रस्तुति की है पूनम चंद्रा मनु ने। एक कहावत मशहूर है कि वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा किसी को नहीं मिलता। मेधा खुश थी, माधव बदल रहा है, उसका ख्याल रखने लगा है। सुबह जल्दी उठकर माधव काम पर चला गया। मेधा ने होटल में नीचे रिसेप्शन पर जाकर पूछा कि आसपास देखने योग्य कोई जगह है। मैडम, यहाँ तो हर गली में कुछ न कुछ खास है। अगर आपको आसपास ही जाना है तो यहीं पास में एक बड़ी बावड़ी है, वहां जा सकती हैं। इतनी बड़ी भी नहीं है, टूरिस्ट ज्यादा नहीं जाते, लेकिन अगर आप देखना चाहे तो जा सकती हैं। ओ छोटू, जा मैडम को पास वाली बावड़ी का रास्ता दिखाया। जाइए मैडम, यह आपको रास्ता दिखा देगा, रिसेप्शन पर खड़े क्लर्क ने मेधा से कहा। मेधा को इस तरह की ऐतिहासिक धरोहर देखने और उनका इतिहास जानने में बहुत आनंद आता था। वह तो मन ही मन एक कहानी बुनने लगती, एक दूसरी दुनिया में पहुंच जाती। पतली घुमावदार गलियों से होते हुए छोटू ने मेधा को हाथ के इशारे से एक दरवाजा दिखाया और खुद वापस मुड़कर चला गया। मेधा ने उसे आवाज देकर 1 रुपया पकड़ाया तो उसके चेहरे पर सूरज की तरह एक धमक चमक उठी। कहाँ चवन्नी और अठन्नी की कभी कभार मिलने वाली सौगात और कहाँ 1 रुपया, मानो उसकी तो लॉटरी लगी हो। रुपया हाथ में कस के दबाए बिजली की गति से वहां से भागा, कहीं मेधा छुट्टे वापस ना मांग ले। मेधा हंसते हुए दरवाजे के अंदर पहुंची। सामने का नजारा देख अभिभूत हो गई। दाईं तरफ एक छोटा सा मंदिर और नीचे जाती सीढ़ियां और वहां से दिखता गहरी रंग का पानी। थके हुए यात्रियों के विश्राम के लिए ये बनाई गई बावड़ियां जल स्रोतों का संरक्षण और समुदाय के विभिन्न वर्गों के लिए गर्मियों में राहत पाने के लिए तथा पूजा व मनोरंजन का स्थान मानी जाती थी। फिलहाल तो यहाँ सन्नाटा पसरा था। मूर्ति पर तिलक और ताजा चढ़े फूल इंसानी आवागमन को दर्शा रहे थे। मेधा को अचानक खिलखिलाती रंग बिरंगे परिधानों में सजी, हाथों और पैरों में चांदी गिलट के छम छमाते गहने पहनी अनेक स्त्रियां वहां दिखने लगी। क्या नजारा होता होगा। सारी सखियां पहले मंदिर में नमन कर सीढ़ियों पर ध्यान से पग रखती होंगी, फिर यहां स्नान करती हुई अपने सिर पर गगरियों को साधते हुए पानी भरकर लौटती होंगी। वह वहीं सीढ़ियों पर बैठ गई। नीचे काफी अंधेरा था, उसकी हिम्मत नीचे उतरने की नहीं हुई। उसे भूख सी लगाई। वहां से बाहर निकलकर वहीं कोने गली में एक छोटी सी दुकान सी दिखाई दी और उसने वहां पर प्याज की कचौरी खाई। खस्ता गरम गरम उतरती और होटल लौट आई। कुछ देर आराम कर डायरी में अपने अनुभव लिखने लगी। लिखते लिखते बस यूं ही आंख लग गई। अरे तुम तैयार नहीं हो? चलो जल्दी, आज हम सिटी पैलेस चलेंगे। नीचे पता कर लिया है, किला देखने कल चलेंगे, माधव ने अंदर आते ही कहा। सिर में कंघी फेर और साड़ी बदलकर मेधा फटाफट तैयार हो गई। माधव को इंतजार करना बिल्कुल पसंद नहीं। पुराने शहर के बीचों बीच खड़ा एक विशाल परिसर, इसमें कई भवन, विशाल आंगन और आकर्षक बगीचे इस महल की शान है। यहाँ बने म्यूजियम में शाही परिवार की पोशाकें, शॉल और अन्य वस्त्रों की कारीगरी देख मेधा अचंभित थी। महल के भीतरी आंगन में बने 4 छोटे द्वार, 4 विभिन्न मौसम के प्रतीक।
जो चीज मेधा और माधव सबसे अधिक देखकर हैरान थे वे थे बड़े बड़े चांदी के बर्तन। उन्होंने जब पढ़ा कि 14,000 चांदी के सिक्के पिघलाकर इस बर्तन को बनाया गया था और गिनीज बुक में भी इसका नाम है, तो अपनी धरोहर पर उन्हें बहुत गर्व हुआ। तकरीबन 2 घंटे वे वहां घूमे। दोनों होटल की तरफ वापस चले। उन्होंने रात का खाना वहीं पास के बाजार में खाया। अगले दिन सुबह जल्दी वे शहर से दूर नाहरगढ़ किला देखने चल पड़े। अरावली पहाड़ियों के बीच स्थित अद्भुत और विशाल नाहरगढ़ का किला, जो एक विशाल दीवार द्वारा जयगढ़ किले से जुड़ा हुआ था, वहां से खड़े होकर मेधा को पूरे शहर का खूबसूरत नजारा दिखाई दिया, जिसे अपनी आंखों में, अपनी यादों में वो भर लेना चाहती थी। वहां से जयगढ़ किला भी दिखने लगा। उत्तम मेहराबदार झरोके, नक्काशीदार खंबे, दीवारें और दरवाजे, फूल भलैया के समान मार्ग और सर्पीली सी सीढ़ियां, वास्तुशिल्प की अनोखी कृति, गुलाबी शहर के समृद्ध इतिहास को देख वे दोनों वापस शहर और अपने होटल लौटे। अगले दिन शाम को उनकी वापसी की ट्रेन थी। सुबह उन्होंने पिंक सिटी के बाजार जाने का निश्चय किया। वैसे तो मेधा को कुछ खास लेना नहीं था, पर शांति और सुधा ने खास जोर दे लहरिया साड़ी लाने को कहा था। होटल के आसपास भी काफी सारी दुकानें थी, पर जो मजा बापू बाजार और जौहरी बाजार की गलियों में घूमने में है, वह इन छोटी मोटी दुकानों में कहा। तो मेधा ने कुछ साड़ियां, तो छोटे छोटे लहंगाए, बाबा के लिए एक सफेद शॉल, माँ और मम्मी के लिए जयपुर रजाइयां खरीदी, हल्की सी। उसे पता था कि पूजा साड़ी नहीं पहनती, इसलिए उसके लिए बांधनी का बहुत सुंदर दुपट्टा लिया। विनोद और सुमित जिया जी के लिए कुर्ते खरीदे। माधव उसे बार बार अपने लिए भी कुछ लेने को कह रहा था, तो फिर खुद ही एक फिरोजी साड़ी बांधनी की उसके लिए चुनी। मेधा ने 2-4 लाख के कड़े और बूंदे सहेलियों के देने के लिए खरीदे। मेधा बहुत खुश थी। आपका फोन है किसी विनोद का, कहा अर्जेंट है। होटल में घुसते ही रिसेप्शन पर खड़े लड़के ने कहा। खुश रहो, खुश रहा करो, खुश रहना सीखो। अब ये खुशी आखिर है क्या? मन की अवस्था, जिसे कहना जितना आसान, करना उतना मुश्किल। मेधा का दिल धक से रह गया। विनोद क्यों फोन करने लगा? क्यों? तुम्हारे घर वालों को भरोसा नहीं कि मैं तुम्हारा ख्याल ठीक से नहीं रख रहा, जो जासूसी कर रहे हैं? माधव ने हंसते हुए मगर तंज कसते हुए कहा। नहीं, कोई जरूरी बात होगी, वरना फोन नहीं आता। मैं फोन करके आती हूँ। मेधा फोन की तरफ पड़ी। ठीक है, मैं अकेले ही ये सारे बैग ऊपर ले जाता हूँ। जल्दी करना, तुम्हें पैकिंग भी करनी है। रात की ट्रेन है और ये लोकल कॉल नहीं है। ये कहते हुए माधव 2 बैग वहीं छोड़कर ऊपर चला गया। माधव पैसा दांतों से पकड़ता था। होटल तो उसके काम की वजह से ऑफिस की तरफ से था। उसने 2 दिन का एक्स्ट्रा पेमेंट अपनी तरफ से किया था। वह भी मेधा को पता है कि माधव कहीं ना कहीं इसे अपने खर्चे में एडजस्ट कर लेगा। वह तो हैरान थी कि पहली बार वह उसे शॉपिंग करवा रहा है। उसके नेचर को जानते हुए मेधा एहतियात से कुछ रुपए अलग से रख लाई थी, ताकि उसे अपने मन को न मारना पड़े। कल ही तो उसने सुधा से बात की थी, तब बाबा और विनोद दुकान पर थे, माँ चाची के घर गई थी और परी अपने स्कूल। अब क्या हुआ? हेलो, हाँ विनोद, तूने फोन किया था? कब? अच्छा, ठीक। ओह, और मेधा चक्कर खाकर गिर गई। पानी की ठंडी बूंदों की छींटों से उसकी आंख खुली। मैडम, आप ठीक हैं? मैडम, छोटू जा ऊपर से भाई साहब को बुला ला। अरे वो कमरा 304 से, जल्दी जा, दौड़ के जा। मैडम, आप ऊपर बैठिए। रिसेप्शन वाले लड़के ने मेधा को सहारा दे कुर्सी पर बिठाया। मेधा को पीने के लिए पानी दिया। मेधा की आंखों से आंसू बह रहे थे। क्या हुआ मेधा, क्या हुआ? सब ठीक है? मेधा
माधव हड़बड़ाते हुए हाँफती आवाज में बोला, वो बाबा को दिल का दौरा पड़ा है, अस्पताल में है, आईसीयू में। ओह अच्छा, तुम चिंता मत करो, हम तड़के ही दिल्ली पहुंच जाएंगे। चलो अब ऊपर चलो और सामान बांध लो, देखो कहीं कुछ छूट ना जाए। माधव ने मेधा का हाथ पकड़कर उठाने की कोशिश की। मेधा ने उसका हाथ धीरे से हटाकर इशारा किया, मैं ठीक हूं। या फिर शायद कहना चाहती है कि मैं खुद का ख्याल रख सकती हूं, इन्हें सम्मान की पड़ी है। सीधे तन कर खड़ी हुई और सीढ़ियां चढ़कर कमरे में पहुंची। आंसू बिना आवाज लगातार बह रहे थे। वह रुमाल से सुखाने की कोशिश कर रही थी। बाबा, आप तो मेरी चट्टान हो, आप नहीं टूट सकते। मेरा मन ही मन बाबा की अच्छी सेहत की दुआ करते हुए सामान बांधने लगी। माधव ने अच्छी तरह सब कुछ जमा कर सूटकेस की जिप लगाकर ताला लगा दिया। ठीक है, तो फिर पहले घर चलेंगे, सामान रखकर फिर अस्पताल चलेंगे। घर जाकर विनोद से पूछ लेंगे कि अस्पताल में मिलने का टाइमिंग क्या है, उसी हिसाब से चलेंगे। माधव ने सामान कमरे के एक कोने में रखते हुए कहा। नहीं, मैं स्टेशन से सीधे अस्पताल जाऊंगी, चाहे मुझे बाहर बैठना पड़े। आप सीधे घर चले जाइएगा, मेधा ने बहुत साफ और सधे शब्दों में कहा। वही मेधा जो गुस्से से, तकरार से बचने के लिए हाँ में हाँ मिलाती थी, आज वह क्या चाहती है कह सकी। इसका सारा श्रेय जाता है उसकी कोच और पीएचडी की गुरु श्रीमती सिसोदिया को। बोलने, कपड़े पहनना, लहजा, सोच, जिंदगी को देखने का नजरिया। मेधा को कब उनका सब कुछ पसंद आने लगा उसे पता ही ना चला। वह तो अपने आप को खुशकिस्मत मानती है कि सिसोदिया मैम उसकी गाइड है और उन्होंने उसे अपना शोध विषय चुनने में भी काफी मदद की। हिंदी साहित्य में नारी का बदलता स्वरूप। यह विषय चुनते वक्त उसने नहीं सोचा था कि उन कहानियों और किस्सों में उसे अपने जैसे ही अनेकों पात्र मिलेंगे। कुछ कहानियों और उपन्यासों के पात्र अपने को भुला जिंदगी से बेजार दुनिया से अलविदा हो गए। कुछ जिंदगी भर बेचारगी में डूबे रहे, तो कुछ अपना त्रिया चरित्र दिखा दूसरों को परेशान करने में सुख बटोरते रहे। जिन किरदारों और कथाओं ने उस पर छाप छोड़ी, वे थी साहसी, हिम्मती और ना झुकने वाली नारियां। सिसोदिया मैडम का व्यक्तित्व भी कुछ ऐसा ही था। रुचिकर साड़ियां, ढीले जूड़े में झूलती राजस्थानी परांदियां, गहरा काजल, करीने से रखे हुए हाथ और पैर। मैडम हमेशा कहती, किसी और के लिए नहीं, अपने लिए सजो संवरो, अपना ख्याल रखो, अपनी त्वचा, बालों, एड़ी, कोहनियां, इनका भी उसी तरह ध्यान रखो जैसे घर पर दूसरों का रखती हो। अधिकतर महिलाएं शादी होते ही अपने प्रति बेपरवाह हो जाती हैं और खास तौर पर मां बनते ही। अब क्या करना, शादी हो गई, ये सोचकर सब ठीक है। उनके साथ बात कर और वक्त बिताकर मेधा नई ऊर्जा से भर जाती है। मैडम ने कभी पुरुष वर्ग के खिलाफ कुछ नहीं कहा। मैं सिर्फ यह कहती कि पहले नारी को अपने प्रति सोच बदलनी होगी, तभी वह पुरुष वर्ग का नजरिया बदल सकती है। बात तोड़ने या छोड़ने की नहीं है, पर साथ रहते हुए आपस में सामंजस्य बैठाने की है। राह लंबी और मुश्किल है, पर नामुमकिन नहीं। आत्मसम्मान और इज्जत बहुत जरूरी है, पर स्वयं को सशक्त करने की शुरुआत स्वयं ही करनी होगी। शारीरिक शक्ति से ज्यादा जरूरी है मानसिक शक्ति, तभी तो यह बदलाव हो सकता है। मेधा की गहरी और साफ आवाज सुन माधव ने कुछ नहीं कहा। वह भी जान चुका था कि मेधा बदल रही है। यह वह मेधा नहीं जिसे वह चीख चिल्लाकर डरा सकता है। मेधा ने एक हैंडबैग में कुछ कपड़े और जरूरत का सामान अलग से रख लिया। अभी स्टेशन जाने में
1 घंटा था। माधव नीचे कुछ खाने का सामान लेने चला गया। मेधा का मन नहीं था। उसने जाने से मना कर दिया। वह बिस्तर पर बैठकर प्रार्थना कर रही थी। उसके आंसू नहीं रुक रहे थे। वह कब उड़कर बाबा के पास दिल्ली पहुंच जाए, बस यही सोच रही थी। स्टेशन से स्कूटर ले मेधा सीधे अस्पताल चल गई और माधव घर। अस्पताल पहुंच उसने बाबा का नाम लेकर रिसेप्शन पर पूछा, तभी सामने से विनोद आता दिखा। तूने देर कर दी, घंटा भर हुआ, बाबा नहीं रहे। मेधा विनोद की पूरी बात सुनने से पहले ही बेहोश हो गई। आंख खुलने पर उसने अपने आप को अस्पताल के बिस्तर पर लेटा पाया। नर्स आईवी ठीक कर रही थी। बाबा बाबा, मेधा चीखते हुए उठने की कोशिश करने लगी, पर कमजोरी और सदमे की वजह से उठ ना पाई। सुधा वहीं थी। उसने सहारा देकर उसे उठाया। दोनों गले लगकर रो पड़ी। दीदी, आप अपना ध्यान रखो। आपको इस तरह देखकर माँ का क्या होगा। ये अभी माँ के पास से आए हैं। बड़े मामा जी और मामी जी भी आ गए हैं। मेधा क्या कहती कि ये आंसू उसने कब से दबा कर रखे हैं। उसका कोई बस नहीं है खुद को रोक सके। तभी डॉक्टर ने अंदर आकर मेधा से कुछ सवाल पूछे। मेधा ने बताया कि कल शाम भी वह चक्कर खाकर गिर चुकी थी। वो दरअसल दीदी बाबा के बहुत करीब है ना, इसलिए इन्हें सदमा लगा है, सुधा ने डॉक्टर से कहा। अभी इन्हें थोड़ी देर यहीं रुकना होगा। इनका ब्लड प्रेशर बहुत कम है। आप यहीं रुके और ये कुछ दवाई मंगवा लीजिए। ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट आने तक रुके तो अच्छा होगा। चाची भी वहीं आ गई। वहां माँ को मेरी जरूरत है और मैं बोझ सी बिस्तर पर पड़ी हूं। मेधा चाची का हाथ पकड़कर बोली, बेटा ऐसा नहीं कहते। भाभी को घर ले गए हैं। विनोद और तेरे चाचा यहाँ सब निपटा के घर चलेंगे। भाई साहब क्या तुझे इस तरह देख पाते? तू बस हिम्मत रख, चाचू ने उसके हाथ आंसू पोंछते हुए कहा। घंटा भर बाद डॉक्टर अंदर आई। मेधा तब तक अपने आप को बेहतर महसूस कर रही थी और घर जाने को तैयार थी। उसे एक लिफाफा पकड़ाते हुए डॉक्टर ने चाची की तरफ देखते हुए कहा, इनका ध्यान रखें, ये मां बनने वाली है। बचपन से उसे सिर्फ शादी करनी थी। न कुछ बनना था, न नाम कमाना था। घर घर खेलते कब घर गृहस्थी में उलझ गई पता ही नहीं चला। पर आज जो कुछ भी बन पाई है उसी उलझन के कारण। घर लोगों से भरा पड़ा है। उसने सबको झुककर हाथ जोड़कर शुष्क आंखों से नमस्ते किया और भारी कदमों से अंदर कमरे में जाकर बाबा के बिस्तर पर लेट गई। बाबा का पार्थिव शरीर आंगन में पड़ा था। माँ शायद वहीं थी, वह नहीं गई। बिस्तर पर लेटकर उसे लगा मानो बाबा के कंधे पर सवार होकर अपने अतीत में वापस लौट गई है। कब वह गहरी नींद में सो गई उसे पता ही न चला। इस बीच सुधा, शालू, चाची कमरे के कितने चक्कर लगाकर उस पर नजर रखती रही उसे नहीं मालूम। आंख खुलने पर उसे बाहर से रोने धोने की आवाज आई। उसे जगा हुआ देखकर परी बिस्तर पर चढ़कर उसकी गोद में बैठ गई। बुआ, दादी बहुत रो रही है। बाबा भी बाहर सो रहे हैं, इसलिए आप उनके बेड पर लेटी हो? परी ने बहुत ही मासूमियत से मेधा का गाल अपनी तरफ करते देख पूछा। मेधा ने उसके गाल चूमे, उसे गोदी से उतार साड़ी की भांज ठीक करते हुए भीतर आंगन में जाकर मां के पास बैठ गई। लगभग सभी को उसकी तबीयत का पता चल चुका था। मां उसे देखकर फपक फपक कर रो पड़ी। मेधा ने उन्हें गले लगा लिया और अपने कंधे पर उनका सिर रख हाथ फेरने लगी, मानो आज मां बच्ची और मेधा उनकी मां बन गई हो। सामने सफेद चादर में लिपटे बाबा
इस दुनिया की ऊह पोह से दूर एक नए सफर पर निकल गए थे। मेधा माँ के साथ शून्य सी सिमटी रही। उसे नहीं पता कब सारी रस्में पूरी हुई। जब बाबा की अर्थी ले जाने लगे तब मामी ने उसके कंधे को पकड़कर झंझोड़ा, मेधा, तेरे बाबा नहीं रहे। मेधा, सुन रही है? मेधा। मेधा भाव रहित निगाहों से उन्हें देख सूखे होठ पर जुबान फेरते हुए बोली, बाबा कहीं नहीं गए, बाबा यहीं है मेरे पास। माँ, तुम सब्र रखो, बाबा हमारे साथ है। बिलखती माँ ने मेधा को बाहों में भर लिया। मेधा 13वीं तक वहीं माँ के पास रही। वह अब तक इतने सालों में इतने आंसू बहा चुकी थी कि अब उसके भीतर कुछ बचा ही ना था। सुधा और विनोद उसका ख्याल रख रहे थे। उसके स्कूल भी खुलने वाले थे। सुधा ने डॉक्टर के पास जाने की बहुत जिद की। मेधा ने यह कहकर टाल दिया कि वह घर के पास वाले नर्सिंग होम में चली जाएगी, फिलहाल वह ठीक है। सबको उसकी फिक्र थी। बाबा की लाडली और सिर चढ़ी चुपचाप सारे काम कर रही थी। बाबा के सारे कपड़े तहकर, जूते साफ कर विनोद के साथ जा पास की बस्ती में बांट आई। बाबा की लिखी अनेकों डायरियां रोज पढ़ती माँ को सुनाती। एक डायरी में तो मेघा की शादी का खर्चा और सारे विवरण लिखे थे। बाबा ने लिखा था, आज मेरा आंगन सूना हो गया। मेधा की आंखों से अविरल धारा बहने लगी। यह दुख बाबा के जाने का था या अपने जाने का, नहीं पता। इस बीच माधव एक बार आया। उसने बताया कि उसकी माँ अगले महीने वापस आ रही है। वह मेधा को 13वीं के बाद साथ ले जाएगा। उसके स्कूल भी खुलने वाले हैं। सबने भारी मन से मेधा को विदा किया। साथ ही माँ ने ढेर सारी हिदायतें फिर से दे डाली। अगले दिन माधव मेधा को चेकअप के लिए घर के पास वाले जिंदल हॉस्पिटल में ले गया। मेधा तो खुद अपनी हालत से अनजान थी, इसलिए डॉक्टर ने तारीख का अनुमान लगाने के लिए कुछ सवाल पूछे। फिर उसका एग्जामिन करके कहा, घबराने की कोई बात नहीं, हो जाता है कई बार, ये गोलियां भी धोखा दे जाती हैं। बस अब आप अपना ध्यान रखना और आप भी इनका ख्याल रखें, डॉक्टर ने माधव से कहा। डॉक्टर साहब, अगर जरूरत हो तो अल्ट्रासाउंड करवा लें? माधव ने पूछा। वैसे तो जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप अपनी तसल्ली के लिए करवाना चाहते हैं तो यहाँ पास में एक लैब है। डॉक्टर ने पर्चे पर कुछ विटामिन लिखते हुए कहा। जी, मेरी जान पहचान की है, वहीं से करवा लेंगे, उसने उठते हुए कहा। वापस आते हुए मेधा ने माधव से पूछा, अगर लड़की हुई तो क्या बच्चा गिरवा दोगे, इसलिए अल्ट्रासाउंड करवाना चाहते हो? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। तुम गोलियां ले रही थी ना, मुझे नहीं पता था। पता तो आपको बहुत कुछ नहीं है, मेधा ने मन ही मन सोचा। सोमवार से स्कूल खुलने थे। मेधा इसी परेशानी में थी कि लड़की हुई तो क्या होगा। उसकी शाम की ट्यूशन और थीसिस का काम भी शुरू हो गया था। उसकी सास भी लंदन से लौट आई। उनके आने से मेधा को घर के काम में काफी मदद मिल गई। सुन मेधा, मैं इस इतवार को अपने चचेरे भाई के पास द्वारका जा रही हूँ। नया इलाका है और बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तू भी चल मेरे साथ, मुझे कुछ नए फ्लैट देखने हैं। शांति ने मेधा को चाय और बिस्किट देते कहा। मैं क्या करूंगी जाकर, मुझे कौन से फ्लैट खरीदने हैं, ना अपने पास इतने रुपए हैं। मेधा ने चाय सुड़कते कहा। अरे पूरी पेमेंट नहीं करनी होती, तू चल तो सही मेरे साथ। उन्होंने ढेर सारी नई बनती इमारतें देखी और मोहन भाई ने उन्हें बहुत अच्छे तरीके से पेमेंट का तरीका बताया। 5 से 10 साल तक की स्कीम भी बताई। 1-2 बेडरूम, बड़ी सी बालकनी और पास में बड़ा सा पार्क और साथ में एक स्कूल वाला फ्लैट। मेधा को तो बहुत ही पसंद आया। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन घर आकर शांति ने उसे उसकी पासबुक दिखाई तो मेधा की हिम्मत बढ़ी और आंखों में चमक आ गई। पर माधव नहीं मानेगा। मेधा,
जरूरी नहीं कि माधव को बताया जाए। तू इसे इन्वेस्टमेंट मान ले अपने बच्चे के लिए। मोहन भाई सब देख लेंगे, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। तेरा फ्लैट मिलते ही किराए पर चढ़ जाएगा, तेरी सारी किस्तें निकल जाएंगी। तू रजिस्ट्री वगैरह के लिए मेरे घर का या अपनी माँ के घर का पता दे देना। इतना बड़ा झूठ? झूठ कैसा? तेरी मेहनत की कमाई है, शांति ने उसे समझाते हुए कहा। मेधा ने रात को विनोद से बात की। उसने भी वही कहा जो शांति ने उसे कहा। उन लोगों का सहारा, साथ ही सभी की सिसोदिया मैडम की सलाह मानते हुए मेधा ने एक फैसला कर लिया। उसने मां के घर का एड्रेस दिया। सासू मां माधव के कहने पर मेधा को अल्ट्रासाउंड के लिए ले गई। लैब टेक्नीशियन ने रिपोर्ट देखकर बच्चे के अच्छे स्वास्थ्य की सूचना दी। बाकी उन्होंने कुछ नहीं पूछा। जी वो भाई साहब का फोन आया था, वे शाम को आकर पेमेंट कर देंगे, अब आप लोग जा सकते हैं, पेमेंट पर बैठे लड़के ने कहा। पापा की जान पहचान है ना उनसे, तभी इसी जगह आए हैं। मेधा ने सोचा, पर क्यों? डॉक्टर ने तो मना किया था, शायद मन की तसल्ली के लिए। मेधा के फ्लैट की जिम्मेदारी और आगे की बातचीत का पूरा जिम्मा विनोद ने अपने हाथों में ले लिया। मेधा निश्चिंत होकर अपना पूरा ध्यान अपने काम पर लगाने लगी। वह जल्दी से जल्दी थीसिस पूरी करने में जुट गई। माधव ने मेधा की नियत तारीख से पहले अपने सारे टूरिंग के काम रद्द कर दिए और दिल्ली के ऑफिस में ही काम करना शुरू कर दिया। उठिए, मुझे कुछ ठीक सा नहीं लग रहा, मेधा ने माधव को सुबह सुबह उठाते हुए कहा। उसने कल देर रात तक काम किया था। हाफ ईयरली एग्जाम्स की उत्तर पुस्तिकाएं उसने देर तक रात जाग कर पूरी कर दी थी। उसे पता नहीं क्यों रात से ही अंदेशा था कि कल कुछ होने वाला है। माधव ने फटाफट टैक्सी बुलाई और मम्मी को जगाया। मेधा अपना बैग और आशीर्वाद ले अस्पताल पहुंची। डॉक्टर ने माधव से कहा, अभी समय लगेगा, आप बाहर बैठे, मुझे कुछ जरूरी काम है, मैं दफ्तर का चक्कर लगाकर आता हूं। माधव उसे वहां अकेला छोड़कर चला गया। मेधा के दर्द अचानक बढ़ गए और जब तक घर से कोई आ पाता, मेधा ने एक सुंदर और स्वस्थ बेटे को जन्म दिया। मेधा पास लेटे लेटे अपने बेटे को टुकुर टुकुर निहार रही थी। वह गुलाबी सा चेहरा नीले कंबल में लिपटा बिना पलकें झपके अपनी जननी को ताक रहा था। मेधा को माया नजर आ रही थी। बस कर, देखना, नजर लगाएगी क्या मेरे बेटे को? शांति ने कमरे के अंदर आते हुए कहा। माधव कहाँ है? शांति ने इधर उधर देखते हुए कहा। आता होगा, कुछ जरूरी काम से दफ्तर गया है। बहुत भूख लगी है, मेधा बोली। किसी तरह अपने गुस्से को काबू करती हुई शांति नर्स को ढूंढने चली गई। यहाँ अस्पताल में खाने पीने का पूरा इंतजाम था। मेधा पिछली वाली गलती नहीं दोहराना चाहती थी। उसे पता था कि माँ की तबीयत भी ठीक नहीं रहती। बार बार घर से खाना लाना और उनके ठहरने से सबको दिक्कत होगी। इस अस्पताल में किसी को जच्चा बच्चा के पास रहने की जरूरत ही नहीं थी। परिजन सिर्फ सुबह और शाम मिलने आ सकते थे। फिर इस बार पूजा भी नहीं है मम्मी जी की मदद के लिए। शांति उसके पास घंटा 2 घंटा रुकी और शाम को फिर से आने की कहकर चली गई। माधव और मम्मी शाम को आए। शांति ने उन्हें मेधा और बेटे के जन्म की सूचना दे दी थी। माधव ने पूरे वार्ड में मिठाई बांटी। अब मेधा के लिए बड़ा सा गुलदस्ता और एक टेडी बेयर लेकर आया। सास ने पोते को गोद में उठाया तो उनकी आंखें खुशी से गीली हो गई। मानस। क्यों मेधा, ये नाम कैसा है? सास बोली। जो आपको ठीक लगे। आप पूजा दीदी से पूछ लीजिए, मेधा सूप पीते हुए बोली। अरे उसी ने रखा है, बोली। माँ से माधव, माँ से मेधा, माँ से माया, माँ से मानस। सास पोते को निहारती बोली। अरे खत्म करो ना, आधा क्यों छोड़ दिया? नहीं, बस मेरा मन नहीं है। मेधा के मुंह में अचानक कड़वाहट सी भर आई।
मैं बाहर से फल लाता हूं और जूस भी। माधव उठता हुआ बोला, नहीं नहीं, आप रहने दें, यहां बहुत कुछ देते रहते हैं, मेरा बिल्कुल मन नहीं है, सच में। मेधा उसके बदले हुए रूप को देखकर हैरान थी। वही जो माया के होने पर अस्पताल फटका भी नहीं था। माधव ने बेटे को गोद में लिया, ऐसे जैसे कोई नाजुक सी हल्की सी गुड़िया, कहीं उसकी गर्दन ना मुड़ जाए। उसकी निगाहें अपने बेटे से हट ही नहीं रही थी। हूबहू तेरे जैसा है, सास खुशी से बोली। पूजा कह रही थी सोने की चेन लूंगी भतीजा होने की। अरे चेन क्या, हार दिलवाऊंगा, आखिर बेटा हुआ है मेरा, गर्व से माधव ने कहा। माँ, सुधा और विनोद अगले दिन मिलने आए। सब बहुत खुश थे। परी और देवी को तो राखी बांधने के लिए भाई मिल गया, माँ ने नाती को गोद में लेते हुए कहा। 3 दिन बाद मेधा को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। इन 3 दिनों में माधव सुबह शाम पूरे स्टाफ के लिए मिठाई लेकर आता और मेधा के लिए ताजे फूल फल। उसके तो पांव खुशी से जमीन पर ही न थे। वे तो वहां बैठे बैठे ही बेटे के भविष्य की योजनाएं और अपने बुढ़ापे की लाठी मान अपनी सारी महत्वाकांक्षाओं का बोझ उस नन्ही अधमुंदी पलकों और बिछी हुई बुट्टियों में डालने लगा। उसकी बातें सुन मेधा भीतर ही भीतर कांप गई। अगले दिन विनोद ठीक समय पर अपनी गाड़ी लेकर आ गया। माधव भी वहीं था। माधव ने अस्पताल का पेमेंट किया और गाड़ी के आगे खड़े अपने स्कूटर पर किक मारते हुए विनोद से कहा, साले साहब मैं आगे चलता हूं, आप मेरे पीछे पीछे आए। माँ आरती का थाल लिए अपने पोते का इंतजार कर रही है। सुधा ने ठीक से सहारा देकर मेधा को कार की पिछली सीट पर बिठाया और मानस को उसकी गोद में लिटा दिया। बाकी का सारा सामान साथ में रखकर वे आगे बैठ गए। माधव कार के आगे आगे चल रहा था। उसके स्कूटर की स्टेपनी पर पीछे नीले नीले गुब्बारे बंधे थे। वह पीछे मुड़ मुड़कर उन्हें देख लेता। दीदी, जैजी की खुशी तो रोके नहीं रुक रही, आखिर बेटा दिया है आपने उनको। सुधा हंस पड़ी। मेधा को सोसाइटी का काला बड़ा गेट दिखाई दिया। माधव ने स्कूटर रोक चौकीदार से गेट खोलने को कहा और अपनी जेब से कुछ रुपए निकाल कर दिए। मेधा यह सब कार की खिड़की से देख रही थी। माधव खुद स्कूटर से उतरकर गेट खोल रहा है, भावी वंश का स्वागत करने के लिए। अचानक मेधा के शरीर की एक एक नस तन गई। लहू का आवेग बढ़ गया। विनोद, घर चल। हाँ दीदी, गेट तो खुलने दो। नहीं, अपने घर चल। मेधा की सख्त आवाज सुन विनोद ने पलटकर मेधा को देखा। उसकी आंखों में आंखें डालकर मेधा फिर बोली, अपने घर चल। सुधा ने विनोद के कंधे को हल्का सा दबाया और पलकें झपकाकर उसे हाँ का इशारा किया। विनोद ने रिवर्स गियर डाला और कार पीछे करके अपने घर की तरफ मोड़ दी। मेधा को बिना पीछे देखे भी पता था कि माधव रुको रुको चिल्लाता, हाथ हिलाता कार के पीछे दौड़ रहा है। उसने आंखें बंद की और मानस को थपथपाने लगी। तो श्रोताओं, इसी के साथ उपन्यास रुके रुके से कदम की यह यात्रा यही पूर्ण होती है। मेधा की कहानी केवल एक पात्र की कहानी नहीं, बल्कि उन अनगिनत लोगों की कहानी है जो जीवन की कठिन राहों पर कभी थकते हैं, कभी ठहरते हैं, लेकिन फिर भी अपने सपनों की ओर बढ़ते रहते हैं। यदि
इस कहानी के किसी मोड़ ने आपको छुआ हो, किसी पात्र में आपने स्वयं को पाया हो, या किसी एहसास ने आपके मन के किसी अनकहे पन्ने को खोल दिया हो, तो अपना स्नेह, अपने विचार और अपनी प्रतिक्रिया अवश्य साझा कीजिए। मैं हूं पूनम कासलीवाल और इस पूरे सफर में आपका साथ देने के लिए हृदय से आभारी हूं। फिर मिलेंगे एक नई कहानी, नए पात्रों और नए एहसासों के साथ। तब तक अपने एहसासों को सुनते रहिए और जुड़े रहिए सुनो जिंदगी एहसास के अनकहे पन्ने।